बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में संभल का मामला, इस मामले को लेकर सियासत अपने चरम पर है, या यूं कहा जाए कि सियासी फायदे के लिए संभल के पूरे एपिसोड को रचा गया। एन चुनाव से पहले इस तरह की पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उस सवालों के घेरे में न्यायिक प्रक्रिया में जो कदम उठाए गए उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और आज सदन के भीतर, पार्लियामेंट में, लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने शब्दों के जरिए, अपने उस भाषण के जरिए प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े किए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं, हमारे साथ, उनके साथ चर्चा करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनोज जी, संभल को लेकर अखिलेश यादव का बयान हमने सदन में सुना, और खासतौर पर जब से संभल का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, तब से हम लगातार इस चीज को सुन रहे हैं और इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासनिक अमले की चुस्ती शायद संभल में इस तरह के मामलों में पहली बार देखने को मिली कि कोर्ट का आदेश आए और आदेश के फौरन बाद घंटों और मिनटों में तमाम चीजें अमल में लाई जाएं। इसके साथ ही जो प्रशासनिक अमले के कुछ अधिकारी है, कमिश्नर और वहां के सीईओ, उनकी जिस तरह से तैनाती है उस पूरे इलाके में, रामपुर में जो वो कर चुके हैं, उसको अगर हम याद करें तो वो उस पूरे इलाके में जिस तरह से काम कर रहे थे, उनके काम करने का ढंग, उनके काम करने की शैली, क्या उसने इस विवाद को बड़ा कर दिया? देखिए, जो संभल की घटना हुई और जिस तरीके से न्यायपालिका से त्वरित याचिका पड़ी और उस पे आदेश हो गया, इसके बाद उसकी तामील हो गई और मतलब जिसे कहते हैं ना, ये सांस लेने की भी फुर्सत इंसान को नहीं दी गई और सारी चीजें हो गई। उतने तक में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब बीजेपी का ये कल्चर है, बीजेपी का ये पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा हथियार है। हम कह सकते हैं और इस बात को समझा जा सकता है, देश प्रदेश दुनिया समझती है कि बीजेपी इसी पैटर्न की राजनीति को करती है हमेशा। चूंकि उत्तर प्रदेश में एक नंगा नाच किया था योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, उस नंगे नाच का सबसे बड़ा सबूत उदाहरण ये है कि चुनाव आयोग ने 7 पुलिस कर्मियों को चुनाव के दौरान सस्पेंड कर दिया। तो निश्चित तौर पे नंगा नाच हो रहा था तभी सस्पेंड किया। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई खुशी में कर दिया होगा या कोई गम में कर दिया होगा। तो उन सारी बातों को, चूंकि चुनाव के बाद वो बातें मुद्दा बनती, मीडिया में चर्चा होती, डिबेट होती, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें, जो पहले से ही विदित था कि सर्वे हो चुका है, इसके बाद फिर पुनः एक सर्वे किया गया और उसके माध्यम से ये साजिश रची गई और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां के जो एसपी हैं बिश्नोई, उसने की। और डीएम का कोई मुझे रोल ही नहीं लगता है। डीएम चूंकि मेरे ख्याल से शायद कम बोलने की उनको शायद कुछ हिदायत दी गई होगी, तो वो बोलते नहीं है। उनकी जगह पे मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ज्यादा बोलते हैं। उनको योगी आदित्यनाथ का सानिध्य प्राप्त है और जैसा चाहते हैं वो वैसा काम करते हैं। खैर, उनका भी हिसाब समय आने पे हो जाएगा। वो कितने बड़ी भी तोप हो, तलवार हो, उनको भी पता चल जाएगा कि उन्होंने किया क्या है। जेल नहीं गए तो बेकार है फिर उनका जीवन का इस तरह के कृत्य करने का कोई मतलब। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज सदन में जो बातें रखी हैं, उन उन बातों के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो गई कि वो दर्ज हो गया, पूरी आर्काइव में आ गया, मीडिया के उसमें आ गया और पूरे देश को ये पता चल गया कि सदन में सदन के माध्यम से अखिलेश जी ने संभल के मामले को किस तरीके से एक्सपोज किया है। अब ये जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो सेंट्रल की हो या उत्तर प्रदेश की हो। वो इसको लेके जवाब कैसे देती, क्या जवाब देती है। और जो लोग मारे गए हैं उन तक अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई भी व्यक्ति मिलने नहीं गया। और अगर विपक्ष के दल, इंडिया अलायंस के दल और तमाम सारे लोग मिलने का प्रयास करते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं और मैं ये मिर्जा जी मान के चलता हूं कि अ, जितना कुछ भी हुआ वहां पे हुआ है, वो सब जी। मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार, अंजनी कुमार सिंह और योगी आदित्यनाथ और जितने भी उनके अमिताभ यश से लेके और डीजीपी से, इन सब लोगों ने मिल के पूरी तरीके से ये काम किया है। और इसके परिणाम आने वाले समय में जब भी सत्ता परिवर्तन होगा, तब इन सबको इस बात को झेलना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोगों की हत्या का सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ, अंजनी कुमार सिंह, अमिताभ यश, डीजीपी उत्तर प्रदेश
और वहां के एसपी बिश्नोई के माथे जाएगा, इसमें दो राय नहीं है जी। मनोज जी, आपके सांसद पर जिस तरह से एफआईआर हुई, जियाउर रहमान वहां के सांसद हैं, वो हालात को जिस वक्त पहला सर्वे हुआ वो मौजूद थे। अगर जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता, उनको विश्वास पे लिया जाता और अगर उन्हें बताया जाता कि दूसरा सर्वे भी होना है, तो शायद शफीकुर रहमान, माफ कीजिएगा, जियाउर रहमान बर्क संभल के अलावा कहीं बाहर नहीं जाते, और अगर उन्हें विश्वास पे लेकर करते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। उल्टा वो जब संभल में नहीं थे, उस घटना के लिए उन पर एफआईआर हो जाती। ये किस तरह का रवैया? देखिए, भीड़ को उकसाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोग आते हैं इस तरह की चीजें करने, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। अगर कोई ये कहे कि वहां की आम जनमानस ने इस तरह की शुरुआत की, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। जिस तरीके की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही आज सदन में कि वहां पे पानी खोल दिया गया, जब पानी बाहर निकलने लगा मस्जिद से, इसके बाद फिर वहां पे कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उस एवज में लाठी चार्ज की, और वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन लोगों ने गाली गलौज की, जिन लोगों ने वहां पे इस बात के सवाल जवाब किए। तो वो सारी चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इसीलिए पढ़ के एक एक लाइन बताई है कि सरकार ने किया क्या है लोगों को। देखिए, मैं आपको अभी डिबेट में 2 मिनट में उकसा सकता हूँ, आप मुझसे बदतमीजी से बात करने लगेंगे, आप मुझसे, हो सकता है मुझे भगा दें, अपनी डिबेट से हटा दें, ये सारी चीजें 2 मिनट में हो सकती। तो ये एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के तहत ही ये सारी चीजें की गई हैं। जियाउर रहमान बर्ग जी जो थे वहां के सांसद, उन्होंने तो पीसफुली काम करने का प्रयास किया, उसके एवज में सोच लीजिए क्या किया है कि उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी, और उस दिन वो वहां पे थे भी नहीं। अगर जिसको भड़काना होता है, आवेश मेरे ख्याल से, पता नहीं भाजपाइयों को आवेश 6-7 महीने में आता है क्या? आवेश आने के लिए कितनी देर? तुरंत आवेशित व्यक्ति होता है, तुरंत कुछ सुनता है तो तुरंत आवेशित हो जाता है। मतलब एक दिन 2 दिन पहले कोई आवेशित कर गया, फिर इसके बाद 2 दिन बाद उनका आवेश एकदम से जनता का जागा, और फिर उन्होंने हमला कर दिया वहां की पुलिस पे और सर्वे की टीम पे। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, आवेशात्मक लाने के लिए वहां पे अधिकारियों ने गाली गलौज की। वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वकीलों के साथ और वो जो सर्वे करने की टीम आई थी, उन सब के साथ आपत्तिजनक नारे लगाए, धार्मिक नारे लगाए, चिढ़ाने का काम किया, और ये बताने का मैसेज दिया कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो भारत का संविधान है, और देश में सभी नागरिकों को बराबरी का मिर्जादी अधिकार है। तो अगर किसी को कोई सत्ता में रह के चिढ़ाने का कोशिश करेगा या उनको परेशान करने का कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पे उस पर जनता रिएक्ट कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पुलिस ने क्या 2 दिन तक बहराइच में नंगा नाच किया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के विधायक ने एफआईआर लिखाई है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कि मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता। उस हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं कि शोरूम फूके, अस्पताल फूके, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, लोगों के घर जलाए, लोगों की गुमटियां जलाई, पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ का नुकसान किया। तब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पता नहीं कौन से पंगु हो गई थी, अपाहिज हो गई थी, बैसाखी के सहारे थी, उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया था, गोली दबाने की हिम्मत नहीं थी, या योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं था। ये दो पहलुओं की स्टडी जब होगी, 1 महीने में 2 दंगे होते हैं, दो जी। दंगों में एक जगह पुलिस नस्तो नाबूद कर देती है, 5 लोगों की जिंदगियां ले लेती है, और एक जगह पुलिस डंडा, कट्टा, बंदूक, आगजनी के साथ में हम साया बन के साथ चलती है, और उन्हें दंगा करने का पूरा खुला मौका देती। तो ये योगी आदित्यनाथ को माननीय न्यायालय के सामने और तमाम सारी परिस्थितियों के सामने इन एग्जाम्पल्स को रखा जाएगा। और ये बात ठीक। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अपनी पार्टी के समर्थकों से और सभी लोगों से, कि कोशिश करें कि जब ये लोग उकसाने की कोशिश करें, गाली गलौज की कोशिश करें, तो उससे बचने का प्रयास करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कई डिबेट्स में मुझे इस हद तक टेम्परामेंट कर दिया जाता है कि विपक्ष के प्रवक्ता गाली देने पे मजबूर हो जाए इनको, लेकिन फिर भी हम लोग उस टेम्परामेंट के हैं कि इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन तमाम सारी संवैधानिक भाषाओं और दायरे के अनुसार ही देते हैं। तो सबसे यही अपील है कि थोड़ा सा धैर्य धीरज रखिए। ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, लोग मरे, लोगों की खून की और मतलब लाशें बिछ जाएं, इस तरह की चीजें करना बीजेपी की मतलब टैक्टिस है, प्रैक्टिस है, गोधरा वाला
आप सबने देखा इस देश में गोधरा कांड में क्या क्या हुआ, उसी के साथ अयोध्या में कैसे कैसे क्या चीजें करी इन्होंने। ये सब कुछ करना चाहते हैं अपनी राजनीति को, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। समाजवादी पार्टी प्रतिकार करती है, ऐसे लोगों का ठीक। विरोध करती है जिन लोगों ने इस तरह के काम किए। समय आने पे सबको सजा मिलेगी, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। मनोज, जब इस पूरे घटनाक्रम की बात होती है, कमिश्नर का आपने जिक्र किया, जो मुरादाबाद कमिश्नरेट के कमिश्नर हैं, रामपुर के जिला अधिकारी हुआ करते थे, और उस वक्त में आजम खां के खिलाफ किताब चोरी से लेकर बकरी चोरी तक के जो केसेस हुए, उन्हीं के दौर में हुए। और एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से जब आजम खां के खिलाफ जो गवाह थे, उन्होंने ये कहा कोर्ट के भीतर, और कोर्ट ने उस जजमेंट में लिखा भी कि जिला अधिकारी के दबाव में आकर हमने ये तमाम चीजें कह दी थी। एक हम पर दबाव बनाया गया था ये चीजें कहने का, और उस वक्त जो मौजूदा कमिश्नर हैं वो वहां के जिला अधिकारी हुआ करते थे। आखिर ऐसा क्या रसूख है उनका कि वो बरसों से उसी इलाके में है? कभी रामपुर के डीएम बन जाते हैं, कमिश्नर बनते हैं, तो मुरादाबाद चले जाते हैं, उसी रीजन में घूम रहे हैं वो। और जैसा आप कह भी रहे हैं कि संभल के पूरे मामले में डीएम से ज्यादा कमिश्नर अपने आप को उत्तरदायी मानते हुए सबसे आगे आ जा रहे हैं। देखिए मिर्जा जी, एक बात स्पष्ट है इसमें कि वो पहली बात, जो अधिकारी है वो योगी आदित्यनाथ का सजातीय अधिकारी है। और योगी ठीक। आदित्यनाथ को इस वक्त नशा है, नशा मतलब जिसे कहते हैं ना कि सर पे चढ़ के नशा बोल रहा है। वो पता नहीं कौन वाला है इसका, मैंने आज तक अभी जानकारी नहीं की है। लेकिन उस नशे का सेवन करके जातिवाद की पराकाष्ठा पे योगी आदित्यनाथ आ गए। ऐसा नहीं कि किसी जाति वाले की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहन जी की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, इस तरह का तांडव किसी ने नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ इन आईएएस से, इस तरह के आईएएस से, इस तरह के आईपीएस से, इस तरह के तमाम ब्यूरोक्रेट से दरअसल में नाजायज काम करवाती है। अच्छा, कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति हो, अगर सरकार उसका इस्तेमाल करना शुरू करती तो वो प्रशासनिक अधिकारी भी अपने आप को बेहतर दिखाने बताने के लिए सरकार का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ चोली दामन की तरह काम कर रहा है। सरकार अगर कहती कि आप उसको एक कंटाप मारना, तो वो चार कंटाप मारता है वाहवाही के। लेकिन हम देखो चार झापड़ मार के आए योगी जी। आपने तो एक ही मुकदमा लगाने की बात कही थी, आपने आजम साहब पे मैंने चार लगा दिए। मैंने जमीन से खुदवा के उसको तीन मुकदमे और उस पे लगा दिए। तो ये एक बीमारी मानसिकता है। इन सब को मैंने एक शब्द दिया, एक नाम दिया है। आ, एक शब्द है स्लीपर सेल। बीजेपी आरएसएस के स्लीपर सेल पूरी संस्थाओं में बैठे हैं। और वो कुछ कुछ भी, स्लीपर सेल उनको कहा जाता है जो तमाम सारे ऐसे संगठन होते हैं जिसके लिए वो अपनी जान भी दे देते हैं। तो मौजूदा सत्ता के स्लीपर सेल जो है आरएसएस और बीजेपी के, वो किसी भी तरीके का कोई भी काम कर सकते हैं, इंक्लूड संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब हत्या तो करने वाले आईपीएस आई हैं कई सारे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का सिनेरियो की, कैसे पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो जाती है, कैसे जेल में लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, जेल में कैसे स्लो पॉइजन देके लोगों को मार दिया जाता है। तो ये जो सुपारी गैंग स्लीपर सेल्स हैं, ये स्लीपर सेल्स इस देश के सबसे घातक लोग हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जनता से कहता हूं, आप के सामने कष्ट है, मेरे सामने कष्ट है, लोगों के सामने कष्ट है। लेकिन ये स्लीपर सेल ये ना समझे कि पूर्ववर्ती सरकारों की तरह व्यवहार आपके साथ होगा। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप इस देश के किसी भी कोने में रहोगे, नौकरी छोड़ दोगे, राजनीति में आ जाओगे, तानाशाह बन जाओगे, माफिया बन जाओगे, जिस राह पर जाओगे, कानून संविधान तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुमको सजा जरूर देगा। क्योंकि इस देश में किसी को भी राइट नहीं है, किसी भी व्यक्ति को राइट नहीं है कि वो गैर वाजिब तरीके से, गैर जिम्मेदाराना ठीक। तरीके से किसी की जान ले ले, किसी को परेशान कर दे, किसी पे मुकदमे लगा दे, किसी को जेल भेज दे, किसी की हत्या करवा दे हथकड़ी पहन के। ये किसी को भी नहीं राइट है। और इस देश को जो एनार्की बनाना चाहता है मौजूदा उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला या देश की पूरी व्यवस्था, तो वो एनार्की नहीं स्थापित हो पाएगी। आप आज जुल्म कर सकते हो, जो आपकी विचारधारा के मानने वाले लोग नहीं है वो हो सकता है आज तकलीफ सह लें। वो तकलीफ मुझको भी है, आपको भी है, और जमाने को है जो उनकी विचारधारा को नहीं माने रखते हैं।
लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। ये बात भी अंजने कुमार सिंह सुन ले, अमिताभ यश सुन ले, योगी आदित्यनाथ सुन ले, क्योंकि हर व्यक्ति एक रास्ता बना के रखता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अत्याचारी भी अपना एक रास्ता बना के रखता है। एक चोर चोरी करने जाता है तो दो रास्ते बनाता है कि इस रास्ते से भागूंगा, अगर कहीं फंस गया इस रास्ते में तो दूसरे रास्ते से भाग जाऊंगा। इन लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, और जब रास्ता नहीं छोड़ा है तो इनको हर रास्ते पे संविधान और संविधान के कानून के जो नियम कानून है वो सामने खड़े लिए, और कहीं मिर्जा जी। बेग खड़े होंगे, कहीं मनोज यादव खड़े होंगे, और कहीं देश का संवैधानिक ढांचा खड़ा होगा। मनोज जी, अखिलेश यादव ने आज जब सदन के भीतर बोले तो उन्होंने कभी-कभी वो कटाक्ष में बहुत ऐसी बातें कहते हैं कि उसका मतलब ढूँढने वाले को पहले सोचना पड़ता है कि अखिलेश यादव निशाना कहाँ मार रहे हैं। उनके बयान कुछ इस तरह के, आज उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से गुजरात वाले दिल्ली आए थे, उसी रास्ते से लखनऊ वाले दिल्ली जाना चाहते हैं। क्या मतलब है? ये पूरे संभल के एपिसोड को जब उन्होंने समाप्त किया, उन्होंने कहा कि गुजरात वाले दिल्ली जिस रास्ते से आए, लखनऊ वाले उसी रास्ते से दिल्ली जाना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी में आप पे कोई डिग्री ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रधानमंत्री बन जाओगे अगर आप पे दंगा कराने की डिग्री है, अगर आप दंगा कराने के मास्टर हो, लोगों को मरवाने के मास्टर हो, लोगों पे जलवा दो, उनको जमीन में हाँ, गड़वा दो, कटवा दो, गोली से मरवा दो, हत्या करवा दो, अगर इस सब के मास्टर हो तब आप देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री की बात से शुरू करते हैं। पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था? उन्हीं के शासनकाल में और कैसे कैसे भाषण उन्होंने दिए थे। लखनऊ में भाषण दिया, अयोध्या नहीं गए, फिर अगले दिन क्या भाषण दे के गए, फिर अयोध्या में क्या हुआ अगले दिन, वो सबको पता है। मीडिया आर्काइव में है, वीडियोस हैं, और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सबको मालूम है। फिर दूसरे वाले प्रधानमंत्री पे आते हैं, उन्होंने गोधरा में किस तरह करवाया दंगा, और दंगा करवा के कौन सा राजनीतिक धर्म और राजधर्म का पालन किया वो आपको भी पता है। इसके बाद किस किस तरीके से जांच करने वाले लोगों को उसमें इन्फ्लुएंस में लिया गया, कैसे कैसे जो जज उनके खिलाफ थे उन जजों को कैसे मैनेज किया गया, कैसे लोगों को रास्ते से हटा दिया गया, जस्टिस लोया जैसे और बहुत सारे अधिकारी जो उस राह में रोड़े बनने का प्रयास किया, वो सब निपट गए। कोई जेल गया, कोई इस जहान से गया। इसके बाद अब तीसरे प्रधानमंत्री की रेस में इस देश में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, माफ करिएगा, जोगी आदित्यनाथ जी आते हैं। अब जोगी आदित्यनाथ को भी वही डिग्री पास करनी पड़ेगी, वही परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो अभी छोटे मोटे दंगों के केस उन पे थे गोरखपुर में, जब वो सांसद हुआ करते थे, तो उतने से कोई, जिसे कहते नहीं आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक सीवी, हैवी सीवी कैसे बनेगा, उसको हैवी सीवी बनाने के लिए इस तरह के दंगे कराए जाते हैं। फिर आप पे वो गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा, जी हाँ, मैंने संभल में 5 मुसलमानों को जिंदा गोली से पुलिस से मरवा दिया था। तब आपका हैवी सीवी बनेगा, उसके आधार पे आप एलिजिबल होंगे कि आप हाँ अगले भाजपा आरएसएस के चॉइस के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अगर मेरे तीनों तथ्यों में कहीं भी कोई कमी हो तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं कि मनोज जी आपने जो बात कही है वो बात संवैधानिक रूप से या किसी नियम कानून के रूप से या साक्ष्यों के आधार पर गलत बात कह रहे हैं। तो ये बीजेपी का एक टेस्ट, वही आदरणीय राष्ट्रध्यक्ष जी ने आज थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की, चूंकि आजकल लखनऊ दिल्ली में बहुत जबरदस्त कटाच चल रहा है, और वो उनकी नहीं मान रहे, वो उनकी नहीं मान रहे हैं, वो आदेश कुछ देते हैं, उत्तर प्रदेश वाले करते कुछ है। तो वो चूंकि 6-7 साल वो उन्होंने यस सर करके देख लिया, कई बार तो गाड़ी पे भी नहीं बैठा ले गए, पैदल पैदल चले आए, वो गाना भी तमाम बने थे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे गाने भी आपने देखा होगा कि पैदल पैदल हवाई पथ पे किस तरह योगी आदित्यनाथ को चलना पड़ा था। तो उन सब की जो टीस है, जो कसक है, वो योगी आदित्यनाथ आज पूरी कर रहे हैं। और मुझे तो लगता था कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएगी। थोड़ा सा तो मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय स्पीकर साहब ने समय दिया समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के संभल के दंगों को लेके कहने की बात, यही बड़ी बात है, नहीं फिर वो तो मौका ही नहीं मिलता।
मौका ही नहीं दिया जाता। अगर सदन में हम अपनी बात ही ना रख पाते तो देश को कैसे पता चलता क्या सही। और सदन में कोई भी बात गलत नहीं कोट की जा सकती। ये बात इस देश की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी तथ्य रखे हैं सदन में, जितनी भी बातें आज कही है संभल में हिंसा के दंगा के दौरान और 5 उन मासूम बच्चों की जान जाने के लिए, वो सारी बातें एक एक तथ्यों के साथ कही हैं। बिना साक्ष्यों के आधार पे सदन में आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जी। शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश वालों को थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि आपके खिलाफ दिल्ली वाले किस तरह हैं। जी। मनोज जी, आखिर में ये जो पॉइंट उठाया, अब इसके बाद अखिलेश यादव ने एक उपचुनाव को लेकर खास तौर पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संभल का एपिसोड है वो उपचुनाव से पहले की रात है और उस पर ये तमाम चीजें एक शक की सुई उस पर घूमती है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये दंगा प्रायोजित था और उपचुनाव में हुई लूट धांधली से ध्यान हटाने के लिए ये करवाया गया। क्या उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जिस तरह से वोटिंग हुई, खासतौर पे कुदरकी का जो पूरा इलाका है जो संभल से सटा हुआ है, उसको लेकर ये तमाम बात कही गई? नहीं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। जो जिस तरीके का चुनाव हुआ, इससे पूर्व में आप याद करिए लोकसभा का चुनाव जब हुआ था रामपुर का, या सदर का चुनाव हुआ था रामपुर विधानसभा का, किस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था और उसका मत प्रतिशत भी बहुत कम था। स्ट्रेटजी इस बार बदली बीजेपी ने। पिछली बार वोट डालने नहीं दिया और अपना वोट डलवा लिया था। इस बार की स्ट्रेटजी दूसरी थी। इस बार की स्ट्रेटजी ये थी, चाहे कुंदरकी में हो चाहे मीरापुर में हो, हर बूथ पे, चूंकि बूथ के लोगों को बैठाल दिया, अपने लोगों को अंदर इंटर करा दिया और बूथ कैप्चरिंग करवाई। यानी कि दो काम किया। जिस व्यक्ति को वो वोट नहीं डालने देने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का वोट भी वहां पड़ रहा है अंदर। वो उनके बूथ कैप्चर जो करने वाले थे, उन्होंने वोट डाली। क्योंकि कोई व्यक्ति जहां पे 1,45,000 पता नहीं कितनी वोटों से चुनाव जीत रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ये पैटर्न हो सकता है राजनीति का। और अगर इतना ही आपके प्रति वो था तो आप लोकसभा चुनाव जीत जाते। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सरकार ने उन सारे तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी, जो आपको फोटोज मिले हैं, जो वीडियोस मिले हैं उस उपचुनाव के दौरान, वो किसी मीडिया ने नहीं बनाए हैं। वो किसी मीडिया की खबरें नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बनाए वीडियो हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जहां भी अत्याचार हो, जहां भी प्रॉब्लम हो, आप वहां वीडियो बना लेना। छतों पे खड़े होके कानपुर में वीडियो बनाया गया। मतलब एक छत, दो छत, तीन छत छोड़ के जूम करके वीडियो बनाए गए, कैमरे लगा लगा के वीडियो बनाए गए, जिससे कि साक्ष्य हो सके कि पुलिस किस तरह लोगों को वोट डालने नहीं दे रही। तो वो साक्ष्य सारे हैं, साक्ष्य कभी मिट नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज आप अत्याचार कर सकते हो, आज आप चुनाव उपचुनाव जीत सकते हो। रामपुर का उपचुनाव जीत लिया था, लोकसभा विधानसभा का। जब चुनाव हुआ दोबारा से 2024 में, तो क्या हुआ? हमने गैर राजनीतिक व्यक्ति इमाम साहब को लड़ाया चुनाव और वो जीत गए, और बेहतरीन मतों से चुनाव जीत गए। तो ये हमको कोई डर नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मन में ऐसी बात नहीं है कि हम 2027 का चुनाव लूज कर जाएंगे बीजेपी के इस पैटर्न से। उल्टा, बीजेपी को, चुनाव आयोग को, पुलिस प्रशासन को अब सचेत हो जाना पड़ेगा। क्योंकि हमने 7 लोगों को सस्पेंड कराया है इसी चुनाव के दौरान, 7 लोगों को। और आपको पता होगा, मुझे भी जानकारी, कि जब चुनाव आयोग पुलिस वालों को सस्पेंड करता है तो जल्दी बहाली नहीं मिलती है। कोई अधिकारी, कोई सरकार उनको जल्दी बहाल नहीं कर सकती। और अगर किया जाएगा तो वो साक्ष्य सामने है। उस बहाल भाई, मुख्यमंत्री जी तो बहाल करेंगे नहीं। करेंगे तो डीजीपी महोदय या जो भी उनका अधिकारी होगा उनके ऊपर का। जो बहाल करेगा वो याद रखेगा, उसकी पेंशन बहुत दिन तक नहीं चलेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो लोग आज सोच रहे हैं कि हमने अत्याचार कर लिया, अब उनके घर में योगी आदित्यनाथ 4 सूटकेस भिजवा देंगे रुपए का, उनके बच्चों को पालने का। चाहे वो कानपुर के दरोगा हो, चाहे वो कुंदरकी वाले दरोगा हो, चाहे सिपाही हो जिन्होंने एक कम्युनिटी के लोगों को गाली दे दे के भगाया, वोट नहीं डालने दिया। अब उनका परिवार चल रहा होगा, दे रहे होंगे योगी आदित्यनाथ। वैसे खैर मैं ज्यादा योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, छोटे दिल के हैं।
तो छोटे दिल के व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए, वो क्या मदद करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम लोगों के लिए मदद करने की बात कही, सरकार में होने के नाते किसकी मदद की, कहाँ मदद की? तो ऐसे छोटे दिल के लोग, उन पुलिस वालों को पता है विधायक तो विधायक बन गया, उसकी तो पेंशन, उसकी तो तनख्वाह भी शुरू हो गई और साहब पेंशन भी उसकी शुरू हो गई। जो पहली बार विधायक, जैसे हम उदाहरण के लिए कुंदरकी कर लेते हैं, रामवीर सिंह की बात कर लेते हैं, वो व्यक्ति पहली बार विधायक बना और पहली बार विधायक बन के अब उसकी तनख्वाह भी शुरू, उसकी पेंशन भी शुरू। उस पुलिस वाले से पूछो, उसकी तनख्वाह भी गई और उसकी पेंशन भी चली जाएगी। अगर पुराना होगा तो नहीं, अगर ढंग से हुई रिटायरमेंट ही तो फिर पेंशन भी चली जाएगी। तो वो लोग स्पष्ट जान लें कि अगर 27 जी, में या किसी चुनाव में इस तरह की धांधलीगर्दी की, तो मिर्जा जी एक बार बता दे, समाजवादी पार्टी इस बार दूसरा एक और जवाब देगी। अभी तो सस्पेंड करा है, और भी कुछ करना हम लोगों को आता है, वो भी कराएंगे, तो वो तो फिर आपकी 3-4 पुस्तें कभी बेईमानी नहीं कराएंगी। ये भी बात स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।